इस बात में तो किसी पाकिस्तानी को कोई शक और शुबा नहीं है कि पिछले चंद सालों से इस मुल्क में एक जबर का निज़ाम नाफिज है। उस जबर के निज़ाम में आइन के अंदर दिए गए इंसानी हकूक, अदलिया की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, ये तमाम चीज़ें जो पाकिस्तानी शहरियों के लिए आइन ने गारंटी की थी, उन सब को ताराज कर दिया गया। और 27वीं आईनी तरमीम जो अब लेके आने की बात की जा रही है और उसके खदोखाल बिलावल साहब की ट्वीट के जरिए हमें पता चले हैं, ये वो बातें हैं कि खुदा न खास्ता इस मुल्क की बुनियादों को हिला देंगे। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम करना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने की क्या जरूरत थी? आपने जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए तो सारी कौम के सामने आपने यह मुकदमा रखा कि पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी इससे बेहतर हो जाएगी। तो अगर इंसाफ की फराहमी बेहतर नहीं हो सकी, पाकिस्तान के लोगों को बर वक्त इंसाफ नहीं मिल सका, तो आज आप मुकम्मल तौर पर इस अदलिया को तायब करने के लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं जिसकी रिटायरमेंट की एज सुनने में आ रहा है कि 70 साल रखी जा रही है। यानी कि आप जज साहिबान के लिए एक टेम्पटेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक लालच क्रिएट कर रहे हैं कि जो हुकूमत की लाइन टो करेगा, जो हुकूमत के खिलाफ फैसले नहीं देगा, उसके लिए आगे एक नौकरी मौजूद है। अगर वो हुकूमत को खुश रखेगा और भले वो अपनी 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाए, हम इंश्योर करेंगे 27वीं तरमीम के जरिए कि उसको मजीद 5 साल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में मिले। ये अदलिया के साथ आप क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? फिर कि ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स जजेस की इस तरह होंगी जिस तरह मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ पिछाड़ होती है, जिस तरह डीसीओ की, एसीओ की, सरकारी अफसरों की उखाड़ पिछाड़ होती है। कौन से मुल्क की अदलिया में इस चीज की इजाजत है कि अगर आज आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के कुछ फैसले पसंद नहीं आएंगे या पेशावर हाई कोर्ट के, तो आप उन्हें उठाकर किसी को क्वेटा फेंकेंगे, किसी को गवादर फेंकेंगे, और जिनके फैसले वहां पर आपको पसंद नहीं आएंगे आप उनको उठाकर किसी और जगह ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद कौन सा जज अवाम को इंसाफ देगा, उनके हकूक की तहफ्फुज के लिए खड़ा होगा? फिर आपने यह भी नवीद सुना दी कि इस मुल्क के अंदर अंग्रेजों का छोड़ा हुआ एक कॉलोनियल लेगेसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी का निजाम, कि जिसके तहत हुकूमत को अदालती इख्तियारात हासिल थे, हुकूमती अफसरान को, कि आप उसको बहाल करेंगे। आइन की शेक 175(3) और हमारे आइन की जो बुनियाद है वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर है कि कोई इदारा किसी दूसरे इदारे के इख्तियार नहीं इस्तेमाल करेगा। और आप फिर से वही अंग्रेजों का काला कानून वापस लेकर आना चाहते हैं। डीएमजी को, डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को वो अदालती इख्तियारात देना चाहते हैं कि जो सियासी मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, जो मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, जो अवाम की आवाज को दबाने के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और बात यहीं पर नहीं रुकती, आपने साथ यह भी नवीद सुना दी कि इलेक्शन कमीशन की तकर्री, उसके ऊपर नई तरमीम लेकर आई जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का जो कॉम्पोजिशन है उसके ऊपर। आज इस मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन बजाते खुद एक मजाक बन चुका है। 8 फरवरी के इलेक्शंस आपके सामने हैं। 8 फरवरी के इलेक्शनों के बाद जो एक निजाम तय किया गया था कि अगर कहीं धांधली के इल्जामात लगते हैं तो उसकी तहकीकात के लिए जो ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे,
वो 4 माह के अंदर फैसला देंगे। आपने उसको भी सैबोटाज किया और अब एक ऐसा इलेक्शन कमीशन लेकर आना चाहते हैं कि जो इलेक्शन की सिर्फ एक एक्सरसाइज करेगा और घर बैठे हुकूमती लोग प्री अप्रूव्ड लिस्ट्स उनके पास होंगी उस इलेक्शन कमीशन के पास कि जिनको सिर्फ वो नोटिफाई करेगा कि ये आप पार्लियामान के मेंबर है। आप करने क्या जा रहे हैं इस मुल्क के साथ? फिर आपने ये भी नवीद सुना दी कि 18वीं तरमीम के तहत जो इख्तियारात मरकज से सूबों को डिवॉल्व किए गए उनके ऊपर भी कई महकमे वापस वफाक लेगा। मैं उस काबीना की मीटिंग में शामिल था कि जिसमें 18वीं तरमीम की मंजूरी दी गई और यकीन मानिए कि उस काबीना की मीटिंग के अंदर मैंने कई सियासी कारकुनान को जो काबीना का हिस्सा थे, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सूबाई हकूक के लिए, साइल और वसाइल के लिए बात की, उसकी खातिर लड़े, उनको रोते हुए देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि जिस चीज के लिए हम पिछली 7 दहाइयों से जिद्दोजहद करते रहे, जो हमें बर वक्त अगर दी जाती तो साने मशरकी पाकिस्तान ना होता। आज आप अपनी उसी अचीवमेंट को अंडू करने चले हैं। हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा कि जब आपने पाकिस्तान के एक हिस्से को उसके मैंडेट से महरूम किया 1971 में, आपने उनको उनका जायज हिस्सा देने से महरूम किया, तो उसके क्या नताइज निकले। और आज आप फिर से वही गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स कि जिनमें पहले ही वफाक के बारे में शकूक शुबहात पाए जाते हैं, शक की निगाह से देखा जाता है, आप उनका हिस्सा कम करने चले हैं। हम आपकी बात में वजन तो तब महसूस करते कि अगर वफाकी हुकूमत अपने खर्चे कम करती, अगर सदर हाउस का खर्चा बढ़ जाता है, अगर वजीर आजम हाउस का खर्चा बढ़ जाता है, अगर वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, अगर स्पीकर नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, आपने जो सफेद हाथी पाल रखे हैं, आपकी जो शाह खर्चियां हैं, जब आप वो खुद कम नहीं करते तो आप सूबों से उनका हिस्सा कैसे छीन सकते हैं? ये वफाक को कमजोर करने वाली बातें हैं। फिर आपने ये भी नवीद सुना दी कि आर्टिकल 243, 243 कि जिसके तहत वफाकी हुकूमत को कमांड एंड कंट्रोल हासिल है आर्म फोर्सेस का, जिसके तहत सर्विसेज चीफ की तकर्री होती है, कि उसके अंदर भी अमेंडमेंट होने जा रही है। क्या अमेंडमेंट होने जा रही है? इस मुल्क को अब क्या बनाना चाहते हैं? हमारी 76 साल तारीख में इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट का सियासत के ऊपर जो असर रहा, आज के दौर में भी जो असर है, उसको सामने रखते हुए अगर आप 243 में तरमीम करेंगे तो आप मुल्क की बुनियादें और मुल्क का जो स्ट्रक्चर है उसको एक दफा फिर से तब्दील कर देंगे। और इस तरह से तब्दील करेंगे, अब जो बातें हमारी सुनने में आ रही हैं, ये जाहिरी बात है जब उसका ड्राफ्ट सामने आएगा तो पता चलेगा, लेकिन जो स्पेकुलेटिव गुफ्तगू हो रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि कमांडर इन चीफ का एक नया ओहदा क्रिएट किया जाएगा, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा खत्म कर दिया जाएगा, और सुप्रीम कमांड जो पाकिस्तान के आइन के तहत इस वक्त सदर पाकिस्तान को हासिल है, उसके साथ भी छेड़छाड़ की जाएगी। तो फिर ये आप मुल्क किसके हवाले कर रहे हैं? कहां गई वो सिविलियन सुप्रीमेसी की बातें? कहां गई आइन और कानून की सुप्रीमेसी की बातें? हम समझते हैं कि अगर आइन के आर्टिकल 243 के अंदर तरमीम की जाएगी तो वो सिविलियन सुप्रीमेसी के ऊपर एक कारी ज़र्ब होगी। अभी तक तो हम हाइब्रिड और हाइब्रिड प्लस का निजाम देख रहे हैं, लेकिन ये एक कू होगा कि जिसके तहत आइन को मातहत बना दिया जाएगा एस्टैब्लिशमेंट के। सिविलियन इदारों को
मातहत बना दिया जाएगा एस्टैब्लिशमेंट के। हमने 26वीं तरमीम के असरात देखे, ये 27वीं तरमीम के खुदा न खास्ता वो असरात होंगे कि जो इस मुल्क की ना सिर्फ बुनियादें हिलाएंगे बल्कि अवाम इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, इस मुआहदे को मानने से ही इनकार कर देंगे। और हम बतौर अपोजिशन इस तरह की 27वीं तरमीम जो मुल्क के साथ खेलेगी, खिलवाड़ करेगी, हम किसी भी सूरत उसको पास नहीं होने देंगे। हम हर हद तक जाएंगे। इसमें वकला कम्युनिटी हो, सिविल सोसाइटी हो, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन सब से राब्ता करेंगे। और हम यह भी तवक्को करते हैं कि बाज़मीर जज साहिबान वो भी सामने आए। इंडिया के अंदर वहां पर एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने वहां पर इसी तरह का खिलवाड़ जब होने जा रहा था तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मौकफ वहां के लोगों के सामने रखा। ये जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है यहां पर इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। ये महीना हमारे लिए बहुत अहम है। अनप्रेसिडेंटेड वक्त से, टाइम से हम गुजर रहे हैं और ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स अनप्रेसिडेंटेड एक्शंस का तकाजा करते हैं। हमने इस मुल्क के हर तबके के साथ बहुत कलील वक्त में, टाइम इज ऑफ एसेंस, कि जिसमें हमने इस नाजायज हुकूमत, इस नाजायज पार्लिमान को यह कदम उठाने से रोकना है। जैसे स्पीकर साहब ने कहा, हमने आज अपनी मीटिंग के अंदर इस हवाले से बहुत सी चीजें डिस्कस की कि हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो उनका भी इनपुट लेकर इसको अनाउंस किया जाए। हमने एक वाज़िया प्लान तैयार किया है आने वाले हफ्तों का, आने वाले दिनों का, कि जिसमें हम भरपूर मुज़ाहमत के जरिए इस 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे, उसके रास्ते में एक रुकावट बनकर खड़े होंगे और वो प्लान इंशाअल्लाह आज शाम को या कल आपके सामने हम लेकर आएंगे, आपके सामने रखेंगे और अवाम से भी तजावीज़ तलब करेंगे इस दौरान किस तरीके से भरपूर मुज़ाहमत की जा सकती है 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ।